हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूयॉर्क की बेस्ट सेलर बुक के बारे में जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। फ्रेंड्स, ये बुक पब्लिश हुई थी 1997 में और अभी तक इसकी 26 मिलियन कॉपीज बिक चुकी हैं। वाह! अब आप सोच रहे होंगे ऐसा भी क्या था इस बुक में, तो एग्जैक्टली आज हम यही देखने वाले हैं। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर हफ्ते हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। और फ्रेंड्स, इस वीडियो के एंड में हम आपको 2 गिफ्ट देंगे। एक तो इस बुक की फ्री पीडीएफ कॉपी और सेकंड एक एंड्रॉयड गेम जिसका नाम है कैश फ्लो, जो कि बनाई है इसी बुक के ऑथर रॉबर्ट टी कियोसाकी ने। अगर आप इसी गेम को गूगल प्ले से डाउनलोड करते हैं तो आपको 180 रुपीज पे करने पड़ेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इस गेम में ऐसा है क्या। ये वीडियो गेम बनाई गई है ताकि इस बुक के सारे प्रिंसिपल्स को हम अपनी हैबिट में कन्वर्ट कर सके और अपनी लाइफ में अमीर बन सके। इस कॉन्सेप्ट को आप समझ सकते हैं कोन ऑफ लर्निंग से। कोन ऑफ लर्निंग बताता है कि 2 हफ्ते के बाद आपको कितना % याद रहता है, जिसमें सबसे ऊपर आता है रीडिंग, यानी आपको सिर्फ 10% याद रहेगा अगर आप किसी भी चीज को सिर्फ टेक्स्ट पढ़कर सीखना चाहते हैं, और आपको 90% याद रहेगा अगर आप उस चीज को एक्चुअल में करते हैं, यानी डूइंग द रियल थिंग। और इससे जस्ट ऊपर है सिम्युलेटिंग द रियल एक्सपीरियंस, जिसका मतलब है कि अगर आप रियल सिचुएशन से मिलती जुलती सिचुएशंस को बार बार जीते हैं, उन एक्सपीरियंसेस को जीते हैं, तो भी आपको ऑलमोस्ट 90% तक याद रहेगा। और यही एग्जैक्ट काम करेगी ये एंड्रॉयड की फ्री कैश फ्लो गेम। अगर हम रॉबर्ट कियोसाकी की बात करें तो वो पहले नेवी में पायलट थे। नेवी में अपनी सर्विसेज देने के बाद उन्होंने सबसे पहले वॉलेट का बिजनेस खोला और वो करोड़पति भी बन गए। पर थोड़े ही टाइम के बाद वो सारा का सारा बिजनेस फ्लॉप हो गया और वो लाखों के उधार में भी डूब गए। फिर उनकी शादी हुई किम के साथ और फाइनली उन दोनों ने अपनी मेहनत से रियल एस्टेट में अपनी जगह बनाई और दोबारा से वो दोनों लोग करोड़पति बन गए। और वो आजकल फाइनेंशियल एजुकेशन को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं, बुक्स लिख के, गेम्स बना के और सेमिनार्स देके। अगर हम भी इनका सेमिनार लाइव अटेंड करना चाहते हैं तो हमें 35,000 रुपीज से लेके 31 लाख रुपीज तक पे करने पड़ सकते हैं। अब हम इनका सेमिनार तो अटेंड नहीं कर सकते, पर इनकी बुक जरूर पढ़ सकते हैं। चलिए थोड़ा देखें तो सही, इनका सेमिनार दिखता कैसे है। Best known as the author of Rich Dad Poor Dad, the #1 personal finance book of all time. Ladies and gentlemen, please welcome Robert Kiyosaki. चलिए फाइनली अब देखते हैं कि इस बुक में कौन से गोल्डन प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। फ्रेंड्स, इस बुक में 2 बाप के बारे में बात की गई है, एक रिच डैड और एक पुअर डैड। कोई बात नहीं, मैंने भी पहले गलत ही समझा था, लेकिन ये दोनों के दोनों बाप रॉबर्ट के नहीं थे। उनमें से एक बाप था उसके बेस्ट फ्रेंड माइक का और एक बाप था उसके खुद का। जो रॉबर्ट को सबसे बड़ी एडवांटेज थी वो ये थी कि वो दोनों बापों के आइडियाज को एक साथ देख सकता था, क्योंकि उन दोनों बापों के आइडियाज अलग थे, उनका थॉट प्रोसेस अलग था, इसलिए उन दोनों की लाइफ कंप्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन में चली गई। जैसे कि रॉबर्ट ने देखा कि उनमें से एक बाप जिसने 4 साल की पीएचडी 2 सालों में कर ली थी और जो अपने स्टेट का एजुकेशन डायरेक्टर भी था, अपनी लाइफ के एंड में पैसों के लिए तड़पता रहा और ये उसका असली बाप था। जबकि उसके फ्रेंड का बाप रिच डैड 8th ग्रेड पास होने के बावजूद हवाई का सबसे ज्यादा अमीर आदमी बना। रॉबर्ट ने ऑब्जर्व किया कि उसके दोनों के दोनों डैड एजुकेशन को बहुत ज्यादा प्रमोट करते थे, लेकिन जो पुअर डैड था वो बोलता था बहुत ज्यादा मेहनत करो ताकि तुम्हें सबसे अच्छी जॉब मिले। जबकि जो रिच डैड था वो बोलता था बहुत ज्यादा मेहनत करो ताकि तुम बिजनेस खोल सको, कंपनियां खोल सको और लोगों को जॉब दे सको। जब भी रॉबर्ट अपने पुअर डैड से कुछ मांगता तो वो बोलते हमारे पास इतने पैसे नहीं है, वी कैन नॉट अफोर्ड इट। जबकि रिच डैड बोलते कि कभी भी ये मत बोलो कि वी कैन नॉट अफोर्ड इट, हमेशा ये सोचो कि हम इस चीज को कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। क्योंकि जब भी हम ऐसा बोलते हैं कि वी कैन नॉट अफोर्ड इट, हमारा दिमाग उसी टाइम काम करना बंद कर देता है, वो सोचना बंद कर देता है। क्योंकि हमने तो अपने दिमाग को बोला कि वी कैन नॉट अफोर्ड इट, हमने उसे कमांड दी कि तुझे इसका आंसर नहीं ढूंढना है क्योंकि तू उसे नहीं कर सकता है। लेकिन जब हम बोलते हैं कि हाउ कैन वी अफोर्ड इट, तो हमारा दिमाग उस कमांड को एक्सेप्ट करता है और उस आंसर के लिए जाता है।
क्योंकि हमारा दिमाग इस आंसर को ढूंढने के प्रोसेस में ग्रो करता है और फाइनली वो आंसर दिलवा देता है। और अगर फ्रेंड्स हमें इवन कंपनी खरीदनी हो या इवन छोटा सा एक घर चलाना हो, हमें इस चीज को समझना ही होगा, और वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हर घर में ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती ही है, चाहे हम इसे इस नाम से बुलाते हो या ना बुलाते हो। हमें 50,000 रुपीज सैलरी मिली, 5,000 हमने लोन में पे किया, 7,000 हमने रेंट दिया, 2,000 हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया। ये सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ही एग्जांपल्स हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहां पे आती है कि हम में से मैक्सिमम लोग सिर्फ दो चीजें ही समझते हैं, इनकम और एक्सपेंस। जितनी सैलरी हमें मिली वो इनकम, जितने पैसे हमने खर्च करे हर महीने वो हमारे एक्सपेंस, और बस हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट खत्म। लेकिन सबसे ज्यादा दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स, एसेट्स और लायबिलिटी, ये अमीर बनने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, एसेट्स वो चीजें हैं जो आपकी जेब में पैसे डाले बिना आपके काम किए हुए या फिर बहुत कम काम किए हुए। जैसे कि अगर कोई प्रॉपर्टी जिसे आपने किराए पे दिया है और आपको हर महीने वो पैसे कमा के दे रही है, तो वो आपका एक एसेट है। इवन की एक बिजनेस जिसे आप खुद नहीं चला रहे हैं बल्कि आपने कोई बंदा हायर किया है उसे चलाने के लिए, तो वो भी आपका एक एसेट है। और फ्रेंड्स, लायबिलिटी ऐसी चीजें हैं जिसे आपने खरीद लिया है और हर महीने वो आपकी जेब से पैसे निकलवा रही है। जैसे कि अगर आपने कोई कार ले ली है और या तो आपको उसका लोन पे करना पड़ रहा है या फिर उसके मेंटेनेंस में खर्चा हो रहा है, तो वो एक लायबिलिटी है। इवन कि अगर आपने घर ले लिया है और वो हर महीने आपकी जेब से पैसे निकाल रहा है, बेशक लोन की वजह से या फिर कोई मेंटेनेंस की वजह से, इवन वो भी एक लायबिलिटी ही है। चलिए सबसे पहले हम एक पुअर आदमी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते हैं। ध्यान रख लो और सुनो, क्या करेगा इसका? खाना खाना। फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज्यादा इमोशनल क्लिप था, लेकिन इस चीज का परमानेंट सोल्यूशन सिर्फ फाइनेंशियल एजुकेशन ही है, क्योंकि जो भी लॉज इस बुक में दिए गए हैं वो हमें गवर्न कर रहे हैं, चाहे हम उन लॉज को समझते हों चाहे ना समझते हों। फ्रेंड्स, अगर लॉजिकली हम इनके कैश फ्लो के पैटर्न को समझना चाहें तो इन्हें किसी ने पैसे दिए जो कि एक इनकी इनकम बन गई, और थोड़ी ही देर में वो सारा पैसा चला गया एज एन एक्सपेंस। अगर आपने नोटिस किया हो तो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ना ही लायबिलिटीज की बात हुई और ना ही एसेट्स। जो भी लोग इस सिचुएशन में हैं, अगर उन्हें इंप्रूव होना है तो उन्हें दो चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक तो है फाइनेंशियल एजुकेशन और दूसरी मोटिवेशन, वो इंस्पिरेशन, कुछ कर दिखाने की, उस सिचुएशन को चेंज करने की। अगर हम मिडिल क्लास लोगों की बात करें तो हमारे पास दो कैटेगरी के मिडिल क्लास लोग होते हैं। पहली कैटेगरी में हम अपनी इनकम का मैक्सिमम पोर्शन सेव करना चाहते हैं। ये लोग अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस करते हैं, ना ही कोई बड़ी गाड़ी, ना ही कोई बड़ा घर, सिर्फ सेविंग्स। ये लोग अपनी पूरी लाइफ बहुत ही मुश्किलों में गुजारते हैं, लेकिन मरने के बाद लाखों रुपए अपने घर वालों के लिए छोड़ जाते हैं। और ये सबसे ज्यादा दुख की बात है कि हम अपनी पूरी लाइफ तो जिए गरीबों की तरह, लेकिन मरे अमीरों की तरह। और इस सिचुएशन से हमें डकटेल्स के कार्टून अंकल स्क्रूज की याद आ जाती है, जो कि पहनते तो फटा हुआ कोट थे, लेकिन सुबह सुबह अपने पैसों से भरी हुई बिल्डिंग में स्विमिंग किया करते थे। अब ऐसे पैसे का भी क्या फायदा जो आपकी लाइफ भर आपके ही काम ना आ पाया। दूसरे टाइप के मिडिल क्लास लोग वो होते हैं जो सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि वो बहुत ज्यादा अमीर है, एक बहुत बड़ी गाड़ी ले लेंगे, एक बहुत बड़ा बंगला ले लेंगे, जो कि उनकी लायबिलिटी में ऐड होता रहेगा और उनका हर महीने का एक्सपेंस बढ़ता रहेगा। तो फाइनली अब सवाल ये आता है कि अगर हमने सेविंग भी नहीं करनी, खर्चना भी नहीं है, तो करना क्या है? चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। दो लोग जिन्होंने सेम सैलरी से स्टार्ट किया, बस उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में थोड़ा सा ट्विस्ट है। अब आपको डिसाइड करना है कि इन दोनों में से कौन सा आदमी अमीर बन जाएगा। दो लोग लोन पे एक घर लेते हैं जिसकी मंथली इंस्टॉलमेंट 15,000 रुपीज है। उनमें से एक आदमी जो पूरा का पूरा घर इंजॉय करना चाहता है, उसके लिए वो घर उसकी लायबिलिटी बन जाएगा, जिसकी वजह से हर महीने उसका एक्सपेंस बढ़ जाएगा 15,000 रुपीज से। जबकि दूसरा आदमी जिसने एक फ्लोर छोड़ के फॉर द टाइम बीइंग बाकी सारे रूम्स किराए पे दे दिए हैं और हर महीने उससे 20,000 रुपीज कमा रहा है, तो ये घर जाएगा उसके एसेट कॉलम में, जिसकी वजह से हर महीने उसकी इनकम 5,000 रुपीज से इंक्रीज हो गई है। एक साल के बाद ये दोनों लोग लोन पे एक कार लेते हैं। ये कार पहले आदमी के लायबिलिटी कॉलम में जाएगी, जिसकी वजह से उसका हर महीने का एक्सपेंस दोबारा से बढ़ जाएगा। लेकिन दूसरा आदमी थोड़ा सा स्मार्ट है, इन्होंने एक आदमी हायर किया और ये इस कार को टैक्सी की तरह भी यूज करते हैं।
और जब भी इन्हें पर्सनली इस कार की जरूरत होती तो इस कार को पर्सनल यूज के लिए भी यूज किया जाता। इसलिए ये कार भी दोबारा जाएगी इनके एसेट कॉलम में, जिसकी वजह से हर महीने इनकी इनकम दोबारा से बढ़ जाएगी। थोड़े सालों के बाद ये दोनों लोग दोबारा से एक स्टोर खरीदते हैं। पहला आदमी उस स्टोर को चलाने के लिए खुद उस शॉप में बैठ जाता है। अब वो एक एम्प्लॉय बन गया है रादर देन क्रिएटिंग अ ट्रू एसेट, इसलिए ये जाएगा उसके इनकम कॉलम में। जबकि दूसरा एक आदमी हायर करता है उस शॉप को चलाने के लिए, इसीलिए ये शॉप जाएगी उसके एसेट कॉलम में, जिससे दोबारा उसकी इनकम बढ़ जाएगी विदाउट एनी एक्स्ट्रा वर्क। अब दोनों को 1 लाख रुपए का बोनस मिलता है। पहला सोचता है यार बहुत खर्चा हो गया, मुझे कुछ सेविंग भी करनी चाहिए, तो वो सारे के सारे पैसे सेव कर लेता है। बाय डेफिनेशन इवन दैट सेविंग इज एन एसेट, लेकिन वो ट्रू एसेट नहीं है क्योंकि उसमें रिटर्न्स ज्यादा नहीं है। जबकि दूसरा सोचता है यार क्यों ना मैं एक कप मेकिंग मशीन ही ले लूं, इन कप्स की वैसे भी हमारे एरिया में बहुत रिक्वायरमेंट भी है, अगर ये प्लान कामयाब नहीं हुआ तो भी मुझे 80,000 रुपीज तो एटलीस्ट मशीन बेच के मिल ही जाएंगे। ये डिसीजन लेने से इसका एसेट कॉलम और इनकम दोनों दोबारा से बढ़ जाती है और कुछ ही सालों में ये दूसरा आदमी रैट रेस से बाहर हो जाता है। यानी इसके एसेट से इतने पैसे आ रहे हैं जो कि इसके एक्सपेंस से भी ज्यादा हो गए हैं। यानी अगर इनका महीने का खर्चा 50,000 रुपीज है तो हर महीने एटलीस्ट इनके एसेट से 60,000 रुपीज आ रहे हैं, और इस कंडीशन को हम बोलेंगे कि ही इज आउट ऑफ रैट रेस। और इन्हीं डिसीजन मेकिंग की वजह से ही तो एक अमीर आदमी और अमीर होता रहता है। एंड फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन, टैक्सेस द गेम ऑफ रिच। अगर अभी तक आपने कोई डायरेक्ट टैक्स नहीं दिया है तो आप सोच रहे होंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर आपने कोई टैक्स दिया है तो जरूर आप सोच रहे होंगे यस दिस इज द टॉपिक आई वांट टू टॉक अबाउट। तो फ्रेंड्स, टैक्सेस की शुरुआत कहां से हुई इस डिटेल में तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन हम एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे जिससे आपको समझ आ जाएगा कि अगर आप बिजनेसमैन या इन्वेस्टर हैं तो आपको टैक्सेस में कितना ज्यादा फायदा है। मान लीजिए कि आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और हर महीने आपको 1 लाख रुपए मिल रहे हैं, यानी आपकी एनुअल इनकम 12 लाख रुपीस है। तो 2016 के टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग आपका टैक्स 1,85,000 रुपीस पड़ेगा, यानी ऑलमोस्ट 2 मंथ्स की पूरी सैलरी। लेकिन अगर आप वही 12 लाख रुपीस एक बिल्डिंग से एज अ रेंट किराया कमा रहे हैं तो गवर्नमेंट आपको बहुत सारी टैक्स डिडक्शंस देती है, जिसका मतलब है कि आपको 81,000 रुपीस पे करने पड़ेंगे एज अ टैक्स मनी, यानी ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय की कंपैरिजन में उसके हाफ से भी कम। और इतना ही नहीं, अगर आप प्रॉपर्टी बिजनेस में हो तो आप इस टैक्स को ऑलमोस्ट 0 रुपीस तक लेके जा सकते हो। और क्या आप जानते हैं कि वॉरेन बफेट जो कि एक करोड़पति हैं, वो अपनी सेक्रेटरी से भी कम टैक्स पे करते हैं। एग्जैक्टली दोस्तों, इस बात पे मैं भी बहुत हैरान हुआ जब ये बात मैंने अपने एडवोकेट फ्रेंड से डिस्कस करी और उससे पूछा यार ये क्या लूप होल्स हैं टैक्स सिस्टम में। और मैंने उससे कहा कि अगर मेरा बस चले तो मैं इन सारे अमीरों के पैसे लेके इन गरीबों में बांट दूं। तो वो बहुत जोर जोर से हंसने लगा और बोला कि अगर तू ये सारे के सारे पैसे किसी नॉर्मल इंसान को दे तो तू जानता है वो क्या करेगा? वो सारे के सारे पैसे लायबिलिटीज में खर्च कर देगा, और जबकि एक अमीर आदमी वो सारे के सारे पैसे दोबारा एसेट्स में लगा देगा, एक और एसेट, एक और एसेट, और लाखों लोगों को जॉब्स देगा, देश की इकोनॉमी बढ़ा देगा। तभी तो दुनिया का हर देश, चाहे वो यूएसए हो, इंग्लैंड हो या फिर इंडिया हो, ये लोगों के लिए प्रोविजंस रखता है, अपॉर्चुनिटी रखता है ताकि वो बिजनेसेस की तरफ मोटिवेट हो और लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट करें, देश की इकोनॉमी बढ़ाएं। तो फिर मैंने पूछा एक गरीब आदमी की मदद कैसे होगी? तो वो बोला जब मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग बिजनेसेस की तरफ जाएंगे, जॉब क्रिएटर्स बनेंगे, जॉब देने वाले बनेंगे, ना कि जॉब लेने वाले। ओके फ्रेंड्स, इस बुक और इस गेम को फ्री में डाउनलोड करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जाइए greatideasgreatlife.com। ये गेम सिर्फ एंड्रॉइड वर्जन के लिए ही है, लेकिन अगर आपके पास कोई विंडोज या आईफोन है तो फिर भी मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप 100-200 रुपीस खर्च करके इस गेम को डाउनलोड कर लीजिए। इस बुक की फ्री पीडीएफ कॉपी और फ्री एंड्रॉइड गेम के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.greatideasgreatlife.com। इस वेबसाइट के सबसे नीचे आपको एक फ्री पीडीएफ का आइकन दिखाई देगा, इस आइकन को क्लिक कीजिए। इस वेब पेज में काफी सारी बुक्स की फ्री पीडीएफ कॉपीज हैं, आप इनमें से कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप रिच डैड और पुअर डैड की फ्री पीडीएफ कॉपी को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इस आइकन को क्लिक कर सकते हैं, जिससे थोड़ी ही देर में ये बुक डाउनलोड हो जाएगी। और अगर आप ये फ्री एंड्रॉइड गेम डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस आइकन को क्लिक कीजिए।
अब दूसरे पेज में ये डाउनलोड के बटन को क्लिक कीजिए और थोड़ी ही देर में ये गेम डाउनलोड हो जाएगी। आप इस गेम को ट्राई कर लीजिए, लेकिन फिर भी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस गेम को एग्जैक्टली कैसे खेला जाता है, ताकि आप अपना थॉट प्रोसेस चेंज कर सकें और मिडिल क्लास से एक अमीर आदमी के पैसे खर्चने के पैटर्न को समझ सकें। चलिए दोस्तों, अगर आप ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हर हफ्ते देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको लगता है ये नॉलेज किसी के साथ शेयर की जा सकती है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आप हमारे साथ फेसबुक में भी जुड़ सकते हैं, Facebook/Great Ideas Great Life। चलिए, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।